Methods of solving system of linear equations. So as we have already done two methods using row operation. One was Gauss elimination method and another was Gauss-Jordan method, which is modification of Gauss elimination method. These two methods are used for solving the system of linear equations and to find the values of unknown variables using row operation. So we have already solved its problem in a previous lecture. So today we are discussing the consistency criteria. कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस किस्म के इसमें हमें आंसर्स या सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम का सॉल्यूशन है भी या नहीं है या कितने सॉल्यूशन है. कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग a given system of equations of planes because there are three possible conditions of solutions of equations of planes. These are given here. तीन पॉसिबिलिटी होती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन की. या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं, और तीसरा ये कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. एक्चुअली ये जो तीन इक्वेशंस हैं ये एक प्लेन को, तीन प्लेन्स को शो करती हैं. तीन किस्म के प्लेन हैं ज्योमेट्रिकली जिनको ही शो कर रही हैं, तो उसके तीन सॉल्यूशन होते हैं. पहले हम यहाँ इसको कंसीडर कर लेंगे और फिर मैं आपको एक पिक्चर शो करूंगा जिसमें ये तीनों सॉल्यूशन है. या हम ऐसा करते हैं, पहले हम उस पिक्चर को देख लेते हैं ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि किस किस्म के सॉल्यूशंस का यहाँ जिक्र हो रहा है. सो हियर इज द पिक्चर. तीन किस्म के ये प्लेन्स हैं. अब आप ये देखें, ये तीनों प्लेन हैं, यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा एक पॉइंट है जहां पे ये तीनों प्लेन आपस में मिल रहे हो, क्रॉस हो रहे? नो. ऑल these three planes are parallel and they are not meeting at one single point. तो ये नो सॉल्यूशन है. इसी तरह ये यूनिक सॉल्यूशन है. एक प्लेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, एक प्लेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, और एक प्लेन ये इसको क्रॉस सेक्शन में क्रॉस कर रहा है वर्टिकली. तो यहाँ पे सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहां से तीनों प्लेन क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक यूनिक सॉल्यूशन है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे. इसी तरह ये जैसे नो सॉल्यूशन था, इसमें किसी किस्म की इंटरसेक्शन नहीं है. यहाँ दो प्लेन आपस में मिले हुए हैं, तीसरा प्लेन अलग है, तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन है. इसी तरह यहाँ ये दो प्लेन आपस में कहीं नहीं मिल रहे हैं, कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये भी नो सॉल्यूशन है. इसी तरह ये दो प्लेन मिल रहे हैं, ये दो अलग प्लेन मिल रहे हैं, ये दो अलग प्लेन मिल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां तीनों प्लेन आपस में मिल रहे हो. इन चारों फिगर्स में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां तीन प्लेन एक साथ मिल रहे हो. तो ये चारों जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं ये नो सॉल्यूशन की हैं. ये एक कंडीशन है जो यूनिक सॉल्यूशन की है. ये कैसी कंडीशन है? यहाँ तीनों प्लेन मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन एक पॉइंट नहीं है, ये पूरी एक लाइन है. इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. दो प्लेन्स बिल्कुल सेम है और एक प्लेन उनमें से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. ये तीनों प्लेन एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में ही मर्ज है तीनों प्लेन, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है. तो इस चीज को आप इक्वेशन में कैसे देखेंगे? इसके लिए आप अपने जहन में रखें, एक केस ये है, एक केस इन तीन फिगर्स का है, और एक केस ये चार फिगर का है. सो वी हैव 1, 3 and 4. तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वेरिएबल का A, इसके वेरिएबल का मैट्रिक्स X और इसके राइट पे रिजल्ट का मैट्रिक्स B. A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, लेकिन A के साथ हम अगर 3/4 का ये B भी इसके साथ एक कॉलम में ऐड कर दें, चौथे कॉलम में, तो उसको ए बी कहेंगे, उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कहेंगे. तो हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनेंगे, एक ए बी जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है, और एक मैट्रिक्स एक्स है. इस प्रॉब्लम में कितनी
वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, यानी n जो अननोन है वेरिएबल की वैल्यू 3 है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें कंडीशंस पता कैसे चलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, जहां पे एक सॉल्यूशन था जो राइट साइड पे फिगर में ऊपर था। अगर ए का रैंक, हमने करना क्या है, हमें जो ए बी मिला है ऊपर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन से इसको सिंपली एक्इलॉन फॉर्म में चेंज करना है। इसको आप चेंज करेंगे एक्इलॉन फॉर्म में यूजिंग रो ऑपरेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्इलॉन फॉर्म में मिलता है या रिड्यूस्ड एक्इलॉन फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, और लास्ट में आप देखें इसका रैंक क्या बन रहा है। अब अगर हमारा रिजल्ट कुछ इस किस्म का आता है, या आप देख सकते हैं इसमें ये मैट्रिक्स ए है, और अगर चौथा कॉलम इंक्लूड कर इसको थोड़ा हमने हटा के लिखा है तो ये ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अगर ऐसा सॉल्यूशन आता है, ऐसी कंडीशन आती है, सिर्फ हम इन 3 कॉलम्स को लें तो इसका रैंक 3 बन रहा है, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए बी का मतलब है कि इसमें आप ये चौथा कॉलम भी इंक्लूड कर दें, तो रैंक ऑफ ए बी भी 3 है। ये रैंक ऑफ ए लिखा है, ये रैंक ऑफ ए बी लिखा है 3, और वेरिएबल हमारे कितने हैं, वो तो 3 है, एक्स वाई जेड। तो अगर रैंक ऑफ ए यानी इन 3 कॉलम तक, रैंक ऑफ ए बी इस चौथे कॉलम को भी मिला के, और वो दोनों रैंक्स 3 जो वेरिएबल है उसके बराबर हो, यानी 3 = 3 = 3, तो हम उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, जो कि फिगर में फर्स्ट पोजीशन में था राइट साइड पे। तो ये हमारे यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अगर कंडीशन ऐसी मिल जाती है कि जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 आ रहा है, लेकिन जब हम चौथा कॉलम ऐड कर देते हैं तो वो फिर रैंक इसका 3 आ जाएगा। If rank of A is less than rank of AB which is equal to n, means rank of A 2 आ रहा है लेकिन rank of AB 3 है और वेरिएबल भी 3 है, तो फिर वो होगा कंडीशन नो सॉल्यूशन की। वो जो लेफ्ट साइड पे 4 हमारी फिगर्स थी जिनमें नो सॉल्यूशन था, वो इसी कंडीशन की थी। जब ऐसी कंडीशन होगी तो नो सॉल्यूशन आएगा। फिगर में आपने देखा, रैंक में आप उसको इस तरह से शो करेंगे, और 2 < 3 = 3 कंडीशन वो होगी रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। तीसरी कंडीशन हमारी थी जो राइट पे यूनिक सॉल्यूशन के नीचे 3 फिगर्स थी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर हो, जैसा कि यहाँ पे 3x3 का रैंक 2 है और 3x4 का रैंक चौथे कॉलम को मिला के वो भी 2 है, तो ये दोनों रैंक 2 बराबर है, लेकिन वेरिएबल तो हमारे 3 ही रहेंगे, 3 है। तो इस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ये मैट्रिक्स कहाँ से आया, ये ऊपर जो ए बी ऑगमेंटेड था उसको आपको एक्इलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्इलॉन फॉर्म में चेंज करके ऐसी कंडीशन मिलती है कि ये नॉन जीरो, ये भी समथिंग नॉन जीरो 1 हो जाता है, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये 3 0 हो जाते हैं और ये नॉन जीरो रहता है चौथे कॉलम का एलिमेंट, तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर ये चारों 0 हो गए और 3 कॉलम तक 0, चौथे कॉलम में भी 0, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। उनको हम इस तरह से लिखते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन एन, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन। सो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन हमें मिलती हैं जब हम सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड से इन प्रॉब्लम्स को। अब उसके लिए अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड के, वो आपको सॉल्व करने हैं और चेक करना है कि उनका आंसर किस तरह से आ रहा है, और फिर उसकी रैंक की कंडीशंस भी लिखनी है। ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप नोट कर लें, इनके रिजल्ट्स नीचे लिखे हैं, और उसको रैंक की शक्ल में भी शो करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो सबका दिया हुआ है, तो ये नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये आपको चेकआउट करके इनके रिजल्ट्स लिखने हैं। तो ये
कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया का टॉपिक है जिसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बताते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी इसका सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस किस्म का इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये कंडीशंस आपको सारी जो है वो याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच।